हंसते हंसते कट जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ और मैं लेकर आया हूं Q&A ऑन अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 24 अटेम्प्ट। दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे कि अमेंडमेंट के लेक्चर्स अपलोड करते हैं, बट आई थॉट लेट्स गो अ स्टेप फर्दर एंड हेल्प स्टूडेंट्स in not just helping them understand the amendments but helping them understand how their actual application can be if a question like that pops up in the exam, which is very likely because these days ICI is asking a lot of questions on amendments. So my dear friends, without wasting any time, let's start with a very first amendment, ऑनलाइन मनी गेमिंग। दोस्तों, ये एक नया सेक्शन क्या है, सेक्शन 14A ऑफ IGST एक्ट के तहत दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया है, एज यू ऑल राइटली नो। राइट, सेक्शन 14A ऑफ IGST एक्ट जो बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है, जो चार्ज देता है राइट ये ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर को कि भाई तुझे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ऑयडार वाले को सेक्शन 14 में बोला है, ऐसे ही ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को 14A में बोला है कि तुझे टैक्स देना पड़ेगा। राइट, और सेक्शन 24 ने क्लियरली अकोमोडेट किया उसको बाई सेइंग के बॉस, इसीलिए जब भी एक सप्लायर जो है माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर, वो अगर आउटसाइड इंडिया है और एक पर्सन बेस्ड इन इंडिया को वो सर्विस दे रहा है, तो डेफिनेटली जो सप्लायर आउटसाइड इंडिया उसको झक मार के इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिजिकल प्रेजेंस है तो भैया वो खुद ही कर ले, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव वो भी नहीं है तो फिर पर्सन अपॉइंटेड राइट बाय सच ऑनलाइन गेमिंग सप्लायर। तो दोस्तों, आज इस तरह से सेक्शन 14 इलॉबरेट हुआ है और सेक्शन 24 भी रजिस्ट्रेशन के तहत उसे सपोर्ट करता है। राइट, इसी के रिलेशन में दोस्तों वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, सप्लाई चैप्टर के अंदर थोड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं। वी नीड टू फिगर आउट दैट। लेट्स गो अहेड। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्टर अमित शाह, अ पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑनलाइन मनी गेम इंस्टॉल्ड इन द गेम ऐप on 1/3/24 and has deposited 1 lakh in the wallet of Dream11 and online money gaming company on 1/4/24। तो सिंपल सी बात है, अमित शाह ने इंस्टॉल तो भैया 1/3 को किया था Dream11 ऐप पर, उस पर उसने मनी डिपॉजिट किया है राइट 1 लाख रुपए का। एंड सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, उसने पार्टिसिपेट किया है इस गेम के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि Dream11 wants to know has it supplied goods और सर्विस इन दिस ट्रांजैक्शन। तो भैया गुड्स सप्लाई हुआ या सर्विस हुआ, सबसे पहले ये बताओ। राइट, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है कि Dream11 ने गुड सप्लाई किया है या सर्विस सप्लाई किया है टू अमित शाह। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे आपको पता होगा कि अपार्ट फ्रॉम लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी ऐड कर दिया है इन द डेफिनेशन ऑफ करेक्ट एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स ये जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये सभी चीज़ें दोस्तों क्या है, आ गई है। राइट, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होगा, गुड्स। ठीक है, सर्विस नहीं होगा, क्या होगा, गुड्स। तो सबसे पहले गुड्स आ जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा वेरी 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 सिंपल, ओके, एंड दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। तो जब ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को पेमेंट रिसीव होगा उसी दिन बोला जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया है और उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको GST उस अमाउंट पे जमा कर देना है। ठीक है, परफेक्ट। तो एज यू ऑल कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है कि भैया जो पार्टिसिपेंट है उसने इंस्टॉल किया है गेम ऐप ऑन 1/3/24 एंड हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इन द वॉलेट, ओके, ऑन 1/4/24। तो इंस्टॉल भले 1/3 को किया है पर डिपॉजिट माय डियर फ्रेंड्स उसने पैसा किया है 1/4 को, तो 1/4 को ही क्या आ जाएगा दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इंस्टॉलेशन डजेंट मैटर कब हुआ है, डिपॉजिट कब किया है पैसा तब मैटर करता है। तो 1 लाख पे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो टैक्स है वो अक्रू हो जाएगा आपका, उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 1/4/24। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। थर्ड क्या क्वेश्चन, ओके, हु विल पे द टैक्स इन दिस केस, हु विल पे द टैक्स, यानी कि हु विल पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। ओके, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ओके इट इज
Dream 11 who will pay the tax to the government, my dear friends. Always, always, always. ठीक है, डजेंट मैटर कि ये इंडिया के अंदर हो या यूएस के अंदर हो या आउट ऑफ इंडिया हो, राइट, हमेशा ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर ही पे करेगा. ठीक है. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द रेट ऑन जीएसटी इज 28%. तो दोस्तों एज पर रूल 31B यहाँ पे जो वैल्यूएशन इसका करा गया है वो बहुत सिंपल है. जो भी क्या है दोस्तों, फेस वैल्यू होगा. ओके, और फेस वैल्यू नहीं बोलूँगा मैं एक्चुअली, let me put it in the right word, the total amount paid to the supplier, the total amount deposited in the wallet, ऐसा समझ लो आप. ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट आपने क्या है डिपॉजिट किया वॉलेट के अंदर, खत्म, उतने पे, उस वैल्यू पे क्या है जीएसटी पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज 1 लाख डिपॉजिट किया है तो भैया 28%, यानी कि सिंपल सी बात है 28,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, यानी ड्रीम 11 को. तो बेसिकली आप ऐसा ही समझो कि अब तक ड्रीम 11 जो है ना, आप समझो कि वो लोग अपने जेब से ही टैक्स पे कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? यस, अपने जेब से ही टैक्स पे कर रहा है, बिकॉज इसने तो 1 लाख जमा किया, राइट, ऑडिट, और वो 1 लाख ही यूज कर सकता है. तो सिंपल सी बात है, फिर 28,000 इसको अपने जेब से ही देना पड़ेगा ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस. ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, if Mr. Amit Shah participated in the game and deposited 1 lakh in the wallet, later he withdraws 70,000 from the wallet, then in what value should be the value of supply. तो दोस्तों ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नोट दिया गया है, उसके बारे में मैंने एम्फेसिस किया है कि डजेंट मैटर आपने वॉलेट से वापस विड्रॉ कितना किया, तेल लगाने का है, आप बस ये देखें कितना डिपॉजिट हुआ था, कितना डिपॉजिट हुआ था. 1 लाख डिपॉजिट हुआ था, सिंपल सी बात है, ओके, 1 लाख पे ही लगेगा टैक्स, राइट. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स बाय, यू नो वाई, बिकॉज देखो इसमें क्या होता है, सप्लायर के लिए ही अच्छा है, बिकॉज कल उठ के अगर ऐसा हो गया कि जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो वॉलेट से उस पर लग गया, तो पता चला ये 1 लाख बेटिंग करके बंदे ने 1 करोड़ कमा लिया, तो 1 करोड़ पे थोड़ी टैक्स भरेगा ड्रीम 11, पागल है क्या, दिवालिया हो जाएगा बेटा उसका. और इसीलिए जितना अमाउंट एंटर हुआ है ना वो वॉलेट के अंदर डिपॉजिट हुआ है उतने पे ही लगेगा, फिर भले वो कम लेके जा रहे हो या ज़्यादा वापस, ओके, डजेंट मैटर. ओके, ये केस है, तो वैल्यू रिड्यूस भी नहीं होगा और इंक्रीज भी नहीं होगा, जितना आपने क्या है पंच इन किया है पैसा उतना ही लगेगा. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रीम 11 विच इज लोकेटेड इन दुबई वांट्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस टू, ओके, एनी पर्सन बेस्ड इन इंडिया. ड्रीम 11 ऑनलाइन कंपनी बेस्ड इन सिंगापुर इज सप्लाइंग, ओके, माई बैड, एक सेकंड जरा, आप ऐसा समझो, ओके, स्मॉल रेक्टिफिकेशन, go ahead, now read it. Dream 11, an online money gaming company based in Singapore, is supplying service to Miss Payal, an unregistered person in India whose turnover is 18 lakhs. Okay, whose turnover is 18 lakhs, यानी कि Dream 11 का ही turnover is 18 lakhs, just to clarify it. Okay, and yeah, that's it. Okay, if you want I'll just clarify it. Okay, okay, Dream 11 turnover is 18 lakhs. Is Dream 11 liable to register? Right, दोस्तों absolutely Dream 11 is liable to register, and वो liable to register है under section 24. कंपल्सरीली झक मार के करना पड़ेगा. मैं तेल लगाने गया कि कितना टर्नओवर मैं देखूंगा ही नहीं, अरे मैं देखूँ ही नहीं माँ कसम. ठीक है, ये केस. नेक्स्ट, will your answer be different if Miss Payal was a registered person in India? Yes beta, my answer, will my answer be different? No, my answer will not be different, my answer will still remain the same. And in this case also, my dear friends, it's that online money gaming supplier, that is Dream 11, who will actually land up paying tax and land up getting registered. ठीक है, doesn't matter my dear friends, doesn't matter रिसिपेंट कौन है आपका. ओके, वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, doesn't matter. अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस दे रहा है तो सप्लायर ही रजिस्टर करेगा और सप्लायर ही टैक्स पे करेगा. एंड दिस इज एक्चुअली अनलाइक ऑर्डर सर्विसेज. लेट मी शो यू अ क्विक डायग्राम जो मैंने अपनी 75 पेजर चैट बुक में बनाया था, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया, देख लिए एक बार. रुक जाइए दोस्तों, गौर से देखिए डायग्राम को. यस, दिस एंड दिस.
राइट। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे ऑइडर सप्लायर है, नेटफ्लिक्स है जो है आउटसाइड इंडिया, राइट। उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला है कब, जब रिसिपेंट सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया है, समझा। यानी अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो भैया ये रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स पे करेगा एज पर RCM, गॉट इट, अंडर 5(3). ओके। बट दोस्तों ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर की बात करें अगर, और वो अगर आउटसाइड इंडिया है, तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, पर्सन इन इंडिया, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, यहाँ पे पर्सन इन इंडिया। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बेसिक डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना और इसको याद रखना कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर सर्विस एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस। ठीक है, डन। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना कि रिसीपन टेल लगाने का रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, सिंपल सी बात है, सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। ओके, लास्ट इज ऑल्सो एक्सप्लेन माय डियर फ्रेंड्स, okay, the consequences if he does not register and still continues to provide online money gaming service। अबे मोदी जी को जानता नहीं है क्या तू गाउठी? सेक्शन 14(a)(3) में लिख के रखा उन्होंने प्रोविजन, समझा, कि अगर ये नहीं करता है तो सीधा ब्लॉक कर देंगे भाई तेरे को। ओके, सीधा ब्लॉक कर देंगे भाई, एक्सेस ही नहीं मिलेगा तेरे को। लाइक क्लियरली योर एक्सेस for public will be stopped under section 69(a) of the Income Tax Act 2000। hope that makes sense। okay, तो चिल कर बेटा, तेरे सब अरमानों पे पानी फेर देंगे, तो मत कर ऐसा, धतिंग मत कर। ओके, यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, यू विल रियली अप्रिशिएट इट माय डियर फ्रेंड्स। एंड जेन्युइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे लिख देना कि अमेंडमेंट्स हलवा है सर, अमेंडमेंट्स हलवा है। ओके, यस दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग फॉर्चून 365 की, जो एक ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है फ्रॉम UAE। ओके, इट प्रोवाइड्स इट्स यूजर्स अ प्लेटफॉर्म टू प्ले एंड विन मनी ऑन डिफरेंट गेम्स विच आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल। ठीक है, अब प्लेयर ए है जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है इन इंडिया, वो डिपॉजिट करता है 10,000 इंक्लूसिव ऑफ GST इन द मास्टर वॉलेट अवेलेबल on the portal of Fortune 365। Subsequently, following transactions were undertaken by player A in the said month। Okay, तो सबसे पहला है कि बॉस ये इंक्लूसिव ऑफ GST अमाउंट है, ठीक है, राइट। आइडियली ऐसा होता नहीं है, पर अभी इंफॉर्मेशन दिया है तो अपन मान लेंगे भाई। ओके, नेक्स्ट इज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर अंडरटेकन बाय प्लेयर ए इन द said month। ओके, Player A utilized the amount of 2,000 from master wallet towards playing a virtual racing game on portal. As a winning amount, 10,000 was credited to master wallet of player A। ठीक है, yes। Next is on another portal operated by Fortune 365 in the name of Bet180, player A placed a face value of 11,000, जो एक रेसलिंग मैच पे बेट था, ऊपर वो रेसिंग गेम पे कर रहा था, और उसमें वो पूरा अमाउंट क्या है बेट का लूज कर गया, ही कम्प्लीटली लॉस्ट इट। ठीक है, थर्ड है कि भैया वो ट्रांसफ़र कर देता है बैलेंस अकाउंट इन द बैंक अकाउंट, वेरी सिंपल, एंड रेट ऑफ GST इज 28%। ठीक है, अब तुझे सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, कंप्यूट द टोटल GST पेबल ऑन द अफोरसेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो टोटल GST पेबल दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस के तहत आएगा। ठीक है, एक है जो तू क्या है अपना रेसिंग गेम खेला था उसका आएगा, और एक तेरा रेसलिंग गेम के जो बेटिंग हुआ था उस पे आएगा। ठीक है, तो रेसिंग गेम में इफ यू ऑल रिमेंबर दैट आपने डिपॉजिट किया था क्या 10,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, विच इज एट द रेट 28%। तो एक GST लायबिलिटी तो यहाँ पे ही निकल गया तेरा। ठीक है, और वो होगा कितना, 10,000 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 28 किती होणार, 2187.5। लेट्स ब्रिंग इट टू 2188।
नेक्स्ट इज रेसलिंग गेम है, तो उसमें तूने डिपॉजिट कितना किया था? 11,000, विच वॉज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और इसमें जीएसटी लायबिलिटी क्या आएगा तेरा? 11,000 मल्टीप्लाई बाय 28%। ठीक है, तो वो होगा 3080। ओके, तो ये टोटल हो जाएगा 5268। ओके, 1 ये 2 ये, got it। ओके, तो ये है कि भाई आपका ये जीएसटी पेबल आ गया मस्त टकाटक, राइट, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज determine the net amount to be transferred by player A to his bank account after the aforesaid transactions। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक बार इसको विस्तार से समझते हैं। we'll also keep the question alongside। सुनो, अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपने वॉलेट में सबसे पहले डिपॉजिट कितना किया था अमाउंट? आपने डिपॉजिट किया था 10,000। नाउ दिस वाज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, माइंड यू, और जीएसटी एट द एंड ऑफ द डे बेटा आप तो रिसिपेंट हो, तो आपके जेब से ही जाएगा वो, राइट, तो वो पैसा आप वापस क्या निकाल नहीं सकते वॉलेट से, तो इसीलिए यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे। ये कहाँ से आया? 10,000 डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 28। ओके, नेक्स्ट वो यूटिलाइज करता है यही वॉलेट के अंदर का अमाउंट इन रेसिंग गेम्स। ठीक है, कितना यूज करता है? 2,000 रुपया केवल, और उसमें से फिर वो विनिंग्स करता है कितने का? 10,000 का। क्या बात है, तो अगर आप अभी हिसाब लगाएंगे ना, 10,000 माइनस 2188 माइनस 2,000 प्लस 10,000, तो कुछ 15,000 के करीब वॉट एवर 15,000 समथिंग अमाउंट इज कमिंग। तो उसके पास इनफ अमाउंट है वॉलेट में अभी कि वो और भी बेटिंग कर सकता है, और वो करता है ये बेटिंग, वो भी वापस करता है कहाँ पे? यही अमाउंट। अंडरस्टैंड, वो वॉलेट में नया डिपॉजिट नहीं कर रहा है, जो वॉलेट में ऑलरेडी पैसा है उसको वो और एक और जगह पे बेट कर रहा है। कहाँ पे बेट कर रहा है? तो दूसरे पोर्टल पे, राइट, और ये बेटिंग है ऑन रेसलिंग गेम्स। ऊपर उसने ऑनलाइन मनी गेमिंग पे किया, और यहाँ पे वो कर रहा है रेसलिंग पे बेटिंग कर रहा है। और आपको पता है दोस्तों, रेसलिंग भी एक गेम है, जैसे क्रिकेटिंग एक गेम है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स अगेन, ओके, सिंपल सी बात है, आपने बेट किया कितना? 11,000, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है ये, तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, वॉलेट में से, और इस पे जो जीएसटी है वो भी आप निकाल देंगे। ठीक है, अब यूज हो गया 11,000, ओके, और आपने पूरा का पूरा वो लॉस्ट भी कर दिया, यूटिलाइज एंड लॉस्ट दिस अमाउंट। समझा? तो कोई विनिंग्स भी नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई अमाउंट ऐड करूं, जैसे मैंने ऊपर किया था ये वाला, राइट, डाला और चला गया वो पूरा का पूरा पैसा, वेरी सिंपल। तो आई विल कीप इट एज इट इज, एंड इसके बाद मैं टोटल मारूंगा। तो ये टोटल जब आप मारते हो, ओके, 10,000 माइनस 2188 माइनस 2,000 प्लस 10,000 माइनस 11,000 माइनस 3080, that comes down to 1732. This is the amount to be transferred to player A's bank account। ठीक है, होप दैट मेक सेंस। आपको पूरा कंप्यूटेशन अगर देखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिएगा, राइट, बट दिस इज हाउ द कंप्यूटेशन विल बी डन। अंडरस्टैंड, 11,000 उसने अलग से डिपॉजिट नहीं किया, जो था वही उसने कोई दूसरे उसके लिए बेटिंग किया था, तो वापस उसको क्या है? जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज वापस वो इंडल्ज हो रहा है एक और ट्रांजैक्शन में। दैट्स इट। ठीक है,
डन। Next, a certain whether Fortune 365 is required to obtain registration under GST in India. Will your answer be different if player A is registered under GST in India? दोस्तों याद रखो, सबसे पहले तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 फॉर्चून 365 को, एंड डजेंट मैटर रिसीव रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, आपको जक मार के एज एन ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर हमेशा हमेशा कंपलसरी रजिस्टर करके टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चार्ज ऑफ जीएसटी एंड आरसीएम। दोस्तों आरसीएम में आपको पता है जीटीए में एक छोटा सा क्या है अमेंडमेंट आया है। तो जीटीए में माय डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल वेरी वेल नो, लेट मी जस्ट टेक यू टू द चार्ट, जस्ट अ सेकेंड। देयर यू गो, मैं निकला गड्डी लेके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है 5% है, दूसरा 12% है। 5% में डिपेंड करता है रिसीव रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, और यहाँ पे डजेंट मैटर कुछ भी हो, जीटीए ही पे करेगा अनलेस ये दोनों केसेस है जिसमें ऑब्वियसली चीज़ें एग्जेम्प्ट हो जाती है। पर दोस्तों एक नया अमेंडमेंट निकला है यहाँ पे। नया अमेंडमेंट ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जीटीए 5% ऑप्ट करे एंड ही डिसाइड्स टू पे टैक्स एज पर एफसीएम। यस, ही डिसाइड्स टू पे टैक्स एज पर एफसीएम। और अगर ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लियरली जीटीए के केस में अगर वो जीएसटी लेता है @ 5% एंड ही चूजेस टू पे टैक्सेस पर एफसीएम, याद रखना उसको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स तीनों का नहीं मिलेगा आईटीसी। गॉट इट? यस, तीनों का नहीं मिलेगा आईटीसी। होप दैट मेक सेंस। ओके, तो ये चीज़ क्या है बाकायदा याद रखना, एंड दैट्स इट। पर अगर यही जीटीए 5 नहीं 12% लेता है तो भैया सब में मिल जाएगा आईटीसी। लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है यार, गवर्नमेंट इतना ही बोलता है, देख भाई तू एक तो छोटा रेट ले रहा है यहाँ पे 5%, उसमें किसका आईटीसी लो? हाँ, पक्की बात है कि ये जो भी तेरे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स है विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट अ हायर रेट, और उस केस में ऑब्वियसली तेरा क्या हो जाएगा, नेट पेबल कभी आएगा ही नहीं, हमेशा लायबिलिटी नहीं ले आएगा, बिकॉज योर आईटीसी विल बी मोर देन योर आउटपुट टैक्स। तो ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट इनवाइट करना नहीं चाहता, और इसीलिए बोलता है जब भी आउटपुट टैक्स आपका क्या लोअर रेट होता है इस तरह से, नो आईटीसी। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर बड़ा रेट है 12%, तो गवर्नमेंट ने लोगों पूरा ले लो आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं है। समझा? यही है, और कुछ लॉजिक नहीं उसका। ठीक है, डन। तो दैट्स इट, विदाउट एनी आईटीसी पे टैक्स एज पर एफसीएम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट सरदार ट्रांसपोर्टर्स, जो एक जीटीए है, इज सप्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस टू एचयूएल फॉर अ फ्रेट ऑफ 1 लाख एंड इज चार्जिंग 5% ऑन द टैक्स इनवॉइस। टू प्रोवाइड दिस सर्विस ही हैज प्रोक्योर्ड इनपुट एंड इनपुट सर्विस 2000 उस पर उसने जीएसटी पे किया है, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ जीटीए। राइट, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे 1 लाख पे 5% 5000 है, जो जीटीए बकायदा चार्ज कर रहा है इनवॉइस टू एचयूएल, तो कलेक्ट कर लेगा 5000, पर आईटीसी उसे 2000 रुपये का नहीं मिलेगा, इसीलिए टोटल पैसा वो पे करेगा बाय कैश एंड नॉट बाय यूटिलाइजिंग एनी आईटीसी। तो बस वही चीज़ की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज दोस्तों, आपको ये भी पता है कि ऑफ लेटली सीए फाइनल में आरसीएम के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स भी एंटर हो गया है सर्विसेज के साथ साथ। तो बस दोस्तों उसी के 2-3 एग्जांपल्स हैं कि आज मिस्टर सूर्या इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न अनरजिस्टर्ड इन चेन्नई, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू रेमंड लिमिटेड, अ क्लोथिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई फॉर 100 lakhs, हु इज लायबल टू पे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे आरसीएम ही आएगा एंड रेमंड लिमिटेड, a registered person, will only pay the tax. Will your answer be different if Mr. Surya is a trader of silk yarn instead of manufacturer? Yes, my dear friends, my answer will be different in this case, because बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें कि वो बंदा मैन्युफैक्चरर ही हो, ना कि ट्रेडर। राइट, तो मैन्युफैक्चरर होगा तो ही आरसीएम अप्लाई होगा, ट्रेडर होगा तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, एफसीएम ही हो जाएगा। इफ़ यू वांट वी जस्ट चेक आउट क्विकली goods
goods. Okay, yes, there we go. So any person who manufactures silk yarn from raw silk and is supplying the same to registered person, तो RCM आ जाएगा. तो make sure you are very 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 careful, my dear friends, with the kind of words that are being used. You are aware exactly what's happening. ठीक है, परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स. तो ये है केस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं. अगर सीजी हैज सोल्ड सीज्ड व्हीकल्स टू भंगारवाला एंड अनरजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर फॉर 100 lakhs, हु विल पे द टैक्स. दोस्तों याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से कोई सीज्ड व्हीकल बेचता है तो रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम आ जाएगा, पर अगर अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम नहीं होगा. फिर एफसीएम के तहत सीजी को ही टैक्स पे करना पड़ेगा एज रिसिपेंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, थोड़ा मैंने ट्विस्ट डालने की कोशिश की और कुछ नहीं. मणिपुर गवर्नमेंट सप्लाई लॉटरी टिकट्स टू मिस्टर नटवरलाल लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, राइट. तो इन दिस केस हु विल पे द टैक्स? क्लियरली दोस्तों मिस्टर in this case it's the lottery distributor who will pay tax as per RCM because Mr. Natwarlal is a lottery distributor. और आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि बॉस सिंपल सी बात हो, आज कोई भी हो विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर वो लोग लॉटरी बेच रहे हैं, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेलिंग एजेंट को, तो टैक्स विल बी पेबल एज पर RCM. ठीक है, डन है दोस्तों. तो दैट इज वन थिंग दैट इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, डन. क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या है, एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था RCM में सर्विस के केस में विद रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी. दोस्तों याद रखना, डायरेक्टर टू कंपनी जब भी क्या है सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और वो डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका TDS 194J में कट रहा है, RCM ही लगेगा, कंपनी ही टैक्स पे करेगा. बट ये तब हो पाएगा जब ये डायरेक्टर इन इज प्रोफेशनल कैपेसिटी ये सर्विस दे रहा है. बट अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है तो गाउठी, याद रखना, RCM नॉट एप्लीकेबल, FCM एप्लीकेबल, एंड उस हिसाब से डायरेक्टर ही टैक्स पे करेगा एज पर FCM. उसी का एग्जाम्पल है कि शाहरुख खान, अ डायरेक्टर ऑफ रेड चिलीज फॉर द पर्पज ऑफ शूट ऑफ जवान, रेंटेड द गार्डन area of his Mannat, in his personal capacity. Just write it down. In his personal capacity to Red Chillies Entertainment for an annual rent of 50 lakhs. Clearly दोस्तों यहाँ पे SRK ही टैक्स पे करेगा बिकॉज उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने पर्सनल इमोल प्रॉपर्टी को दिया है रेंट पे. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत एक अमेंडमेंट आया है. तो कॉम्पोजिशन स्कीम में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, पहले दोस्तों एक बंदिश थी. बंदिश ये थी कि आज एक कॉम्पो टैक्स पेयर दोस्तों क्या है, याद रखना, अगर ECO के थ्रू क्या है गुड सप्लाई करता है, यानी मैं कॉम्पो टैक्स पेयर हूँ और मैंने अमेजोन के थ्रू गुड सप्लाई किया. अभी डजेंट मैटर कि मैंने विद इन द स्टेट सप्लाई किया हो या आउटसाइड द स्टेट किया हो, सीधा ECO के थ्रू आपने गुड्स या सर्विस कुछ भी सप्लाई किया है तो सबसे पहले पोजीशन क्या था, सीधा ऑप्ट आउट करो. कॉम्पो से निकले, नॉर्मल में आए, एज सिंपल एज दैट. बट अब पोजिशन चेंज हुआ है सिर्फ गुड्स के रिलेशन, गुड्स ना रिलेशन में चेंज क्यों है, सर्विस में नहीं. ये याद रखना. ठीक है, उसे चिल्लाना पड़ता है आपको तो ही क्या याद रहता है. तो गुड्स के रिलेशन में पहला पोजीशन कुछ ऐसा है. लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर. कि अगर गुड्स के रिलेशन में आप ECO के थ्रू गुड्स बेच रहे हो विद इन द स्टेट, तो भैया यू कैन कंटिन्यू कॉम्पो स्कीम. समझा? पर वही गुड्स को आप ECO के थ्रू बेच रहे हो आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, तो यू विल हैव टू क्लियरली ऑप्ट आउट ऑफ कॉम्पो स्कीम एंड स्टार्ट विथ नॉर्मल स्कीम. और सर्विस की अगर बात करें दोस्तों, वो अगर आप ECO के थ्रू देना शुरू कर रहे हो, फिर आपने डजेंट मैटर 10(1) के तहत लिया हो या 10(2)A के तहत लिया हो, डजेंट मैटर, राइट. वो इनसाइड द स्टेट हो या आउटसाइड द स्टेट हो, डजेंट मैटर, आपको ऑप्ट आउट ही करना पड़ेगा. डज दैट मेक सेंस? यस सर. क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ गुड्स के रिलेशन में और वो भी विद इन द स्टेट.
तो आज अगर मैं कॉम्पो टैक्स पेयर हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर एनकरेज किया है कि तू इको की हेल्प से ओके क्लियरली विद इन द स्टेट भी माल बेचेगा तो भी चलेगा, बिकॉज समथिंग लाइक अ यूपी which has a population of 20 crores, which is almost it's more than the population of Pakistan. It's a great market for a compo taxpayer, right? He can expand his business tremendously. So remember that very well. Okay, yes, बस इसके लिए compliances करने पड़ेंगे my dear friends. किसको? करेक्ट, और कॉम्पो टैक्स पेयर को नहीं, ईसीओ को। ईसीओ को 3 मेजर चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ करने नहीं देना है, टीसीएस काटना है, और अपने जीएसटीआर रेट में जो भी क्या है दोस्तों उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो देनी है, जो भी सप्लाईज का डेटा देना है वो उसे डिटेल्स देनी पड़ेगी उसमें, इवन विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पो टैक्स पेयर। ठीक है, दैट्स इट। ये 3 ही कंडीशन है, ऐसा कुछ ज़्यादा कोई और कंडीशन नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन ईसीओ को ही करनी है, जो खुद सप्लायर है, कॉम्पो टैक्स पेयर है, उसको ये सब कंप्लायंसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन। वही बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों मिस्टर संदीप के केस में, जो एक रिटेल ट्रेडर है मुंबई में, टैक्स पे कर रहा है अंडर कॉम्पो स्कीम फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सिंपल सी बात है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत क्या है बिजनेस कर रहा है, और फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं आई विल गो बिग नाउ और ईसीओ के थ्रू मैं माल बेचूंगा, राइट? दैट्स इट, मेक सेंस। एंड नेक्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विल मिस्टर संदीप बी एबल टू कंटिन्यू हिज कॉम्पो स्कीम और ही शैल हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ इट? क्लियरली दोस्तों ही विल हैव टू, ओके, ही कैन इजीली कंटिन्यू, ही विल नॉट ऑप्ट आउट ऑफ इट, राइट? मेक सेंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ येस देन व्हाट आर द कंप्लायंसेस टू बी डन? तो कंप्लायंसेस मैंने आपको डिस्कस करके दे दिए हैं, और कंप्लायंसेस सिर्फ ईसीओ को करना है, ओके, कोई भी मिस्टर संदीप ट्रेडर को नहीं करना है। ठीक है, डन। अच्छा, फॉलो अप क्वेश्चन है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर संदीप वांट्स टू सप्लाई गुड्स आउटसाइड द स्टेट? यस, ही विल हैव टू डिसकंटिन्यू द कंपोजिशन स्कीम। Will your answer be different if Mr. Sandeep wants to supply service within the state or outside the state? Yes, in that case also he will have to discontinue the composition scheme. ठीक है, ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखना दोस्तों, ये मेरा निवेदन है आपसे। ओके, अगर आपको चाहिए तो एक छोटा सा क्या है, मैंने बढ़िया सा चुन्नू मुन्नू सा डायग्राम भी बनाया है, जस्ट अ सेकेंड। There you go, my dear friends. होप दिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू, राइट? बढ़िया सा डायग्राम है, इसमें क्लियरली पोजीशन क्या है दोस्तों स्टेट कर दिया गया हम लोगों ने। ठीक है, डन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सप्लाई चैप्टर। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस। कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, पहले समझा देता हूँ मैं कि बॉस अगर ऐसा सीन है कि आपने, ठीक है, टिकट बुक की है मूवी की, वेरी सिंपल, तो आपने बुक माई शो के थ्रू क्या है टिकट बुक कर दी है, और आप कंज्यूमर हो, लेट्स से मिस्टर एक्स, आप गए बुक माई शो में, आपने टिकट बुक की, और टिकट के साथ साथ सिंपल सी बात है आपने ओके एक पॉपकॉर्न भी ले लिया, और ये कॉम्बो ऑफर था कुछ 1000 रुपये का। तो क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपया भी, उस पर कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, राइट? सिनेमा का या फिर पॉपकॉर्न का? बेसिकली ऐसा है कि रेस्टोरेंट सर्विस गिना जाएगा इसको, या फिर क्या है सिनेमा सर्विस। तो फिर गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया कि भाई सिंपल सी बात है, मेन तो एजेंडा क्या है आपका, मूवी में थिएटर में मूवी देखना, राइट? तो फिर सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिशन क्या, कॉम्पोजिट सप्लाई बोल देंगे, और प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे आएगा सिनेमा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स सिंपल था कि अगर मैं लेट्स से बुक माई शो से सिर्फ टिकट बुक करता हूँ, पॉपकॉर्न नहीं खरीदता हूँ, सिर्फ टिकट बुक करता हूँ, और फिर वहाँ जाके उसकी कैंटीन में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि भैया समोसा दे दो, पॉपकॉर्न दे दो, राइट? तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई हो जाता है, राइट? और वहाँ पे ओके वो जो कैंटीन है पीवीआर का, वो जो मुझे पॉपकॉर्न और समोसा दे रहा है उसके रेस्टोरेंट सर्विस ही बोला जाएगा। ठीक है, तो बस वही है दोस्तों, यहाँ पे अक्षर और नैतिक है, वो टिकट बुक करते हैं एनिमल मूवी की, वाइल परचेजिंग टिकट्स ऑनलाइन ऑन पीवीआर ऐप,
Naitik booked for a combo offer where he paid for a ticket and a mini meal of 500. Comment whether this is a composite supply or a mixed supply. तो concept बहुत simple है दोस्तों. It is clearly a composite supply, and here the principal supply will be cinema service. ठीक है. Next is Rishi and Dimple booked tickets for 12th Fail movie. While purchasing online tickets, Rishi booked tickets through Book My Show. During interval, Dimple purchased popcorn and cold drinks for herself from the canteen. Comment whether food and drinks supplied by the canteen is supply of service or not. Right? So clearly दोस्तों, it is supply of service, and with service clearly it is supply of restaurant service. ठीक है. Done. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई में दो मेजर अमेंडमेंट्स हुए विद रिस्पेक्ट टू रूल 28. यस, रूल 28 में दोस्तों जहाँ पे आपको पता ही है कि अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं विथ और विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो मेजर क्या है एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं. लेट मी टेक यू थ्रू वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, इफ़ यू ऑल कैन सी क्लियरली, राइट, जहाँ पे बोला गया है कि देखो भाई, अगर कोई डायरेक्टर, ठीक है, अपनी कंपनी जो है, ठीक है, उसके रिलेशन में एक बैंक को पर्सनल गारंटी देता है कि भैया कंपनी लोन नहीं चुकाएगा तो मैं हूँ ना भाई, मैं हूँ ना, टेंशन ना ले, ठीक. और उसके रिलेशन में ऑब्वियसली क्या है, कंपनी अगर डिपेंड करता है कि कंसिडरेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है. तो अगर कोट किया है डायरेक्टर ने कि इतना पैसा तो चाहिए पर्सनल गारंटी देने के लिए मुझे भाई, राइट, तो फिर जो भी रेम्यूनरेशन कंपनी पे कर रहा है वो हो जाएगा. और अगर कुछ कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई नीली आएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है. तो उसी पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना है यहाँ पे. Mr. Sharma, director of V Limited, provides personal guarantee on 3110 to Nationalized Bank for sanctioning cash credit facility of 100 lakh sanctioned in the favor of V. Mr. Sharma was not paid any consideration for the same by V. Whether the activity provided will be considered as supply, and if yes, what will be the value? तो सबसे पहले, is it a supply, and second is, if yes, then what is the value attached to it? Simple सी बात है, it is a classic case of deemed supply because the transaction is clearly happening between related person without consideration in the course of business. Second, तो 71C के तहत आ जाएगा डीम सप्लाई. एंड सेकंड माय डियर फ्रेंड्स इज यहाँ पे वेरी सिंपल, रूल 28 के तहत वैल्यू ऑफ सप्लाई इस पे नील आएगा बिकॉज कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया है, ठीक है. परफेक्ट. तो दोस्तों इस तरह से वो लोग सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों को क्या कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट. अच्छा, नेक्स्ट अमेंडमेंट दोस्तों इसमें कुछ ऐसा था कि भैया आज एक रिलेटेड पर्सन दूसरे रिलेटेड पर्सन के रिलेशन में गारंटी दे रहा है बैंक को विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट फैसिलिटीज. तो इस केस में दोस्तों सिंपल सी बात है, 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, यही आपको लेना है एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो इसका एक क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि रिलायंस लिमिटेड is a holding company securing credit facilities amounting to 100 crore for its subsidiary company Adani Limited by giving a guarantee for the same in front of HDFC Bank. The amount guaranteed by Reliance was entire 100 crores. Is guarantee given by Reliance for Adani considered as supply? Compute the value if Adani paid 2 crores as consideration for being a guarantor, and if Adani paid no consideration to Reliance for being a guarantor. तो चुपचाप दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप वही रेशियो जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, राइट. 1% ऑफ अमाउंट गारंटीड, दैट इज 1% ऑफ 100 crores 1 crore. परफेक्ट. या फिर क्लियरली दोस्तों आपका अमाउंट पेड एज कंसिडरेशन आ जाएगा 2 crores, राइट, विच एवर इज हायर, तो 2 crore आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अदानी पेड नो कंसिडरेशन टू रिलायंस. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन पेड कुछ है नहीं, तो 1% चुपचाप ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 crore. समझा? यस. ओके, डन है बॉस, दैट्स इट.
एज सिंपल एज दैट. ओके. एंड क्या ये डीम सप्लाई है? डेफिनेटली ये डीम सप्लाई, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन भी दो रिलेटेड पर्सन के बीच में ही हो रहा है. ओके, विदाउट कंसिडरेशन. डन. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में. यहाँ पे ई इनवॉइस के केस में दोस्तों क्लियरली बोला गया है कि बॉस अगर आप B2B सप्लाईज करते हो, इसमें B2B और डायनामिक QR कोड में B2C, वहाँ पे 500 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़ अगर एक्सीड करता है इन एनी फाइनेंशियल ईयर राइट फ्रॉम 17-18 टू नाउ, ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा आपको उस दिन से. राइट. क्लियरली दोस्तों यहाँ पे टर्नओवर उसका है राइट 40 करोड़ और आपका लिमिट है 5 करोड़ का, एप्लीकेबल हो जाएगा. राइट. परफेक्ट है. नेक्स्ट याद रखना क्यों, क्योंकि ये फैशन क्वीन है, नॉर्मल कोई बिजनेस है, ये एक्सेप्शन में नहीं आता है. राइट. पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्शन में आता है यार, एग्जेम्पशन नहीं रह गए, एक्सेप्शन में आता है, ई इनवॉइस के एक्सेप्शन में आता है. एंड क्लियरली दोस्तों टर्नओवर तेल लगाने का भले ही 52 करोड़ क्यों ना हो, ओके, विच इज़ मोर देन 5 करोड़, डजेंट मैटर, यहाँ पे ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती यार. ओके. यस. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक अलग से दोस्तों क्या है एस्पेक्ट आया है. फ्रैंकली माय बैड, मुझे इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही कवर कर देना चाहिए था, अभी यहाँ पे छप गया है, बट जस्ट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. ये दोनों है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही आ जाएंगे. आई फील दैट मेक्स मच मोर सेंस. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अप जो है ये जैसे मैं बोल रहा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में आना चाहिए ये चीज़, ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है एक्चुअली, जो स्पेसिफिकली बोला गया रियल एस्टेट ओनर्स है या डेवलपर्स है राइट, या RWAs है, उनको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप अगर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी बंडल करके क्या है बिलिंग कर रहे हैं, फिर वो आप सेपरेटली बिलिंग करो एक साथ करो, डजेंट मैटर, उसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई गिन के रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का जो रेट होगा वही रेट पूरे वैल्यू पे लगा देंगे. एज सिंपल एज दैट. राइट. पर अगर ऐसा सीन हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है एग्जैक्ट अमाउंट ही आपने चार्ज किया है रिसिपेंट से, तो फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे वैल्यू में, हम उसको इनफैक्ट एक्सक्लूड कर देंगे अंडर रूल 33, ये बोल के कि भैया ये तो क्या है आपने कलेक्ट किया है मियरली एज अ प्योर एजेंट. ठीक है. तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप कुछ मार्जिन रखते हो या कोई एडहॉक अमाउंट चार्ज करते हो या एक्चुअल अमाउंट चार्ज करते हो. राइट. उससे बहुत फर्क पड़ता है. एंड क्लियरली दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो ये है कि इनऑर्बिट मॉल हैज रेंटेड इट्स शॉप टू रिलायंस लिमिटेड एंड चार्जेस रेंट 10 lakhs, and along with it also levies electricity charges 1 lakh on ad hoc basis. The actual electricity bill amount ranges from 50,000 to 90,000. सिंपल. तो ये होते रहता है 50,000 से 90,000 के बीच में ये होवर करता है, पर ये बंदे ने तो सीधा लाख रुपया ही चार्ज कर दिया है. राइट. कि एड हॉक बेसिस पे लाख रुपया तेल लगाने का है, माँ कसम. ठीक है. तो ऐसे जब होता है दोस्तों याद रखना, इसको कंपोजिट सप्लाई मार के पूरी वैल्यू पे रेंटिंग का जो रेट है वही लग जाएगा. पर लूधा बिल्डर्स है दोस्तों, वो जब क्या है एक फ्लैट भाड़े पे देता है जेठालाल को, राइट, और वहाँ पे 1 लाख का भाड़ा और 5,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन एक्चुअल बेसिस, यानी एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है 5,000 और वो चार्ज भी कर रहा है 5,000, तो इस केस में भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 1,05,000 नहीं आएगा, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अमाउंट collected as a pure agent and will not be included in the value of supply. Are you getting it, my dear friends? Yes sir. तो यहाँ पे 1 लाख ही आएगा. नेक्स्ट दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके, और वो है ओवर द काउंटर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर सप्लायर को रिसिपेंट का एड्रेस पता है तो रिसिपेंट का लोकेशन, नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन. अब इसमें एक छोटी सी लाइन भी क्या है क्लियरली मेंशन की है, दैट सिंपली मेंशनिंग ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन स्टेट इज आल्सो इनफ इन द इनवॉइस. राइट.
तो सिंपली मेंशन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इनफ। पूरा कौन सी गली नुक्कड़ खाने में वो रहता है, कौन सा बिल्डिंग है, क्या नगर है, डजेंट मैटर, मुझे बस स्टेट चाहिए। अगर सप्लायर को रिसीवर का स्टेट पता है तो दैट्स इनफ फॉर हिम टू से दैट उसे रिसीवर का एड्रेस पता है, दैट्स इट। पूरा एड्रेस का सफिशिएंसी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे उसी के रिलेशन में क्वेश्चन है दो। सबसे पहला है मिस्टर अनिल, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इज ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एंड करंटली पोस्टेड इन देहरादून। ही वेंट ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे उसने एक लेदर बैग खरीदा एंड शॉपकीपर जो है मेसर्स ABC इशूड अ टैक्स इनवॉइस इन द नेम ऑफ सुनील ओनली। मिस्टर सुनील रिटर्न बैक टू देहरादून अलॉन्ग विद द लेदर बैग, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे उसने सिर्फ नाम लिया है, कोई डिटेल्स नहीं ली है सुनील की कि कहाँ रहता है वो करके, उसका लोकेशन क्या है करके। तो भैया सप्लायर का ही लोकेशन जो है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ही परचेज्ड अ लेदर बैग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ओके नेक्स्ट, बेसिकली लोकेशन ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट इज मिस्टर पिंटू, ये भाई क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिडेंट ऑफ करनाल हरियाणा। ही वेंट टू शिमला, ओके, विच इज फॉलिंग इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हिज फैमिली। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसको मेडिसिन खरीदना पड़ा, मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर में गया जो मॉल रोड शिमला में था। एंड द टैक्स इनवॉइस वाज इशूड इन द नेम ऑफ पिंटू मेंशनिंग द एड्रेस ऑफ करनाल हरियाणा ओनली। यानी कि पूरा एड्रेस मेंशन नहीं था, सिर्फ उसका स्टेट मेंशन था। ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लोकेशन ऑफ रिसीपर्ट, समझा। यस, यानी कि वो आ जाएगा हरियाणा, समझा, डन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की है विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग सर्विस, राइट। एडवर्टाइजिंग के सर्विस के रिलेशन में एक बड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुद्दा कुछ ऐसे निकल के आता है दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई में। लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत ही लॉजिकल मुद्दा है मैं बोलूँगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, 3 सिचुएशन है। एक है एडवर्टाइजिंग एक है लेट्स से कंपनी जिसको एडवर्टीजमेंट करवानी है, लेट्स से फ्लिपकार्ट, क्योंकि बहुत पैसा है इसके पास जलाने के लिए बेटा, वो पकड़ती है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को और एडवर्टाइजिंग कंपनी पकड़ती है होर्डिंग वाले को, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे दोस्तों अमेंडमेंट इतना ही था कि भैया ये तो इसको एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है, पर ये इसको एडवर्टीजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, रेंटिंग ऑफ स्पेस का सर्विस दे रहा है। तो ये 12(3) में आ जाएगा और ये 12(2) में आ जाएगा। गॉट इट, यस, दैट्स इट। पर दोस्तों कल उठ के ये एडवर्टीजमेंट कंपनी ये होर्डिंग कंपनी को बोले कि सुन भाई, अब तक तो तू सिर्फ जगह भाड़े पे दे रहा था, बिकॉज तेरा होर्डिंग जहाँ पे था वो मैंने क्या है भाड़े पे ले लिया था 1 महीने के लिए, उसका रेंट मैंने दे दिया। पर अगर लेट्स से ये एडवर्टाइजिंग कंपनी होर्डिंग कंपनी को बोलता है सुन, होर्डिंग कितने लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, राइट, उसका लोकेशन क्या है, क्रिएटिव क्या है, ये सब तू डिसाइड करेगा। तो फिर होर्डिंग कंपनी याद रखना, तू 12(3) नहीं, तू भी 12(2) के तहत ही सर्विस मुझे दे रहा है और मैं वो क्या है आगे 12(2) के तहत ही एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ। ऐसे ही समझ के मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, बिकॉज जो भी क्रिएटिव डिसीजन है वो भी तू ले रहा है, तू सिर्फ जगह भाड़े पे नहीं दे रहा है, तू उसके आगे जा रहा है, राइट। मुझे पूरा प्लान डिजाइन करके दे रहा है, क्रिएटिव डिजाइन करके दे रहा है, लोकेशंस बता रहा है, राइट, ऑल ऑफ दैट दे आर ऑल क्रिएटिव डिसीजंस। तो फिर उस केस में तू सिर्फ जगह भाड़े पे नहीं दे रहा है, तू 12(2) के तहत मुझे अभी एडवर्टीजमेंट सर्विस ही दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा नेचर क्या है होर्डिंग वाले का चेंज कर दिया। एक में वो सिर्फ जगह भाड़े पे देता था, एक होर्डिंग है एक लो, राइट, इसका भाड़ा इतना है, सिंपल। पर दूसरे केस में मैंने क्या बताया तुझे कि एडवर्टीजमेंट कंपनी होर्डिंग वाले को बोलता है बस होर्डिंग नहीं चाहिए, दूसरे सब क्रिएटिव इनपुट्स भी चाहिए, तब वो क्या है फिर होर्डिंग का सर्विस नहीं दे रहा है, 12(3) का सर्विस नहीं दे रहा है, 12(2) के तहत एडवर्टीजमेंट सर्विस ही दे रहा है, ऐसा ही मानना है। तो दोस्तों यहाँ पे ओके
उसी लाइन पे चलते हैं और फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एक मैन्युफैक्चरर है मिनरल वाटर का, वो एंटर करता है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, राइट। और उसको बेटा कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर में एक अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट। और स्ट्रक्चर ऑन विच द होर्डिंग्स आर टू बी डिस्प्लेड इज टेकन ऑन रेंट बाय GAA फ्रॉम मिस्टर कपूर, ओके, विच इज़ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, 3 जन है। पहला तो ये क्रिस्टल वाटर है दोस्तों, क्रिस्टल वाला है, फिर ये ग्लोबल एडवर्टाइजिंग वाला है, और फिर दोस्तों कौन है, मिस्टर कपूर, ठीक है। तो कपूर होर्डिंग का सर्विस दे रहा है और ग्लोबल एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है। तो कपूर 12(3) के तहत दे रहा है सर्विस रेंटिंग ऑफ स्पेस का, और ये दे रहा है 12(2) के तहत एडवर्टीजमेंट सर्विस टू प्राइवेट कंपनीज which is other than CGSG, UT and statutory authority. Are you getting it? Yes. तो इस तरह से क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे जज होगा, ओके, यस। तो इसका आ जाएगा 12(3) के तहत क्या, बताओ ना प्लीज। तो बेटा सिंपल सी बात है, द होर्डिंग्स आर टू बी डिस्प्लेड, the structure on which the hoardings are to be displayed taken on rent by GA from Mr. Kapoor, registered in Delhi, ठीक है। and the hoardings are where, तो the hoardings are at awards event organized at convention center in Gujarat। तो सिंपल सी बात है, ये गुजरात आ जाएगा, और ये 12(2) के तहत रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये मुंबई आ जाएगा, महाराष्ट्र। Okay, perfect, done. Determine the place of supply for tax invoice to be raised by GAA to CWL। तो GAA to CWL के केस में दोस्तों आ जाएगा मुंबई, और कपूर टू ग्लोबल में आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं क्वेश्चन 3 की। विक्रांत शिपिंग रजिस्टर्ड इन चेन्नई प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस इन अ वेसल from Mumbai port to Sri Lanka port for Habibi Limited based in Dubai for a freight of 10,000, what shall be the place of supply। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको याद होगा, राइट, तो सेक्शन 13 में स्पेसिफिकली एक अमेंडमेंट हुआ है, एंड अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखें तो मैं बात कर रहा हूँ 13(9) की, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस जो है उसको बोल दिया गया है कि 13(9) से अभी तेरा बोरिया बिस्तरा उठा, बिकॉज अब तेरे को सीधा अपन डाल रहे हैं कहाँ पे बेटा, 13(2) में, समझा, यस। तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज नो मोर योर प्लेस ऑफ सप्लाई, योर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एज पर 13(2), यानी कि सप्लायर को रिसिपेंट का लोकेशन पता है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, नहीं पता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लायर का लोकेशन, दैट्स इट। तो यहाँ पे विक्रांत शिपिंग लिमिटेड जो है, ओके, इन चेन्नई इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस इन अ वेसल फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू श्रीलंका फॉर हबीबी लिमिटेड। तो यहाँ पे रिसिपेंट कौन है, हबीबी लिमिटेड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, दुबई, समझा, यस। LOS क्या है, चेन्नई, विक्रांत शिपिंग, ठीक है। तो बस यही चीज़ क्या है बोलनी थी तो बोल दी है मैंने। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको भूल मत जाना, और इसको प्लीज़ कंफ्यूज तो करना ही मत 12(8) के साथ। वो 12(8) है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये 13(9) है, ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको पता ही है कि आज यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मिस्टर वाई an unregistered supplier of selfie sticks based in Mumbai supplies goods through Flipkart, collects TCS, which collects TCS under section 52 to other states of India amounting to aggregate turnover of 5 lakhs. Is he liable to register? Hell yes, hell yes। तेल लगाने का टर्नओवर क्या है, पर वो दोस्तों क्या कर रहा है, मुंबई से दूसरे स्टेट्स में माल बेच रहा है, और वो भी गुड्स का। कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24, राइट, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। बट दोस्तों बात करते हैं अगर मिस्टर एक्स की, राइट, जो एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स है बेस्ड इन मुंबई थ्रू फ्लिपकार्ट,
टर्नओवर है 5 लाख एंड ही वांट्स टू सप्लाई टू अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, और वो खुद मुंबई का है और उसको अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र में बेचना है। तो दोस्तों याद रखना, यही रिसेंट अमेंडमेंट है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, इसीलिए तो अनरजिस्टर्ड, और उसको ईसीओ के थ्रू माल बेचना है विद इन द स्टेट, वो कर सकता है, वो कर पाएगा। उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझा? यस। तो इज ही कंपलसरी लायबल टू रजिस्टर? नो। क्या कंप्लायंसेस उसे करने हैं? यस। क्या ईसीओ को करना है? यस। अनलाइक कॉम्पोजिशन स्कीम जहां पे सिर्फ ईसीओ को करना है, यहाँ पे ईसीओ एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर दोनों को करना है। क्या करना है तो देखो भैया, सबसे पहले तो याद रखो उसके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, उसके पास पैन नंबर होना चाहिए। याद रखना एनरोलमेंट नंबर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरस्टेट सप्लाई वो कर नहीं सकता, एक से ज्यादा स्टेट में वो ईसीओ के थ्रू माल बेच नहीं सकता। लोगों को पता नहीं क्यों ये और ये फॉर सम रीजन एक ही लगता है। अरे ये दोनों कंडीशन अलग अलग है रे भाई, चीख चीख के बोलूं क्या? ओके, उसका रीजन क्या है? वेरी सिंपल। ओके, आज समझो मिस्टर एक्स है, वो महाराष्ट्र में है, तो समझो आज यहाँ पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को माल बेच रहा है गुजरात में, इसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। लो कर लो बात, ये समझाना पड़ रहा है मुझे अभी। तो ये वो नहीं कर सकता, समझा? यस, वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर ही क्या है, गुड्स बेच सकता है। अब दूसरा पार्ट, ओके, वही मिस्टर एक्स की लेट्स से ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 महाराष्ट्र में है, ब्रांच 2 गुजरात में, और दोनों का टोटल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर 6 लाख ही होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो क्लियरली थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने एक्सीड नहीं किया है 40 लाख का, बिकॉज मैं गुड्स में ही डील करता हूं। तो अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट ने बोला तू कोई भी एक ब्रांच चूज कर ले, महाराष्ट्र या गुजरात, कोई भी एक स्टेट चूज कर ले जहां पे भी तेरी ब्रांच है। तो अगर तू बोलता है महाराष्ट्र के अंदर ही दोस्तों मैं ईसीओ के थ्रू क्या माल बेचूंगा, तो फिर गुजरात में नहीं बेच सकता। तो ओके, यानी गुजरात में मेरी ब्रांच है और गुजरात की अदर सिटीज में मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि ब्रांच 1 ईसीओ के थ्रू माल बेचेगा। तो याद रखना कि आपकी सभी ब्रांचेस ईसीओ के थ्रू माल नहीं बेच सकती है, गुड्स नहीं बेच सकती है विद इन द स्टेट। अगर 10 है तो सिर्फ एक ही डिसाइड करना है, 2 है तो भी एक ही डिसाइड करना है। कोई एक ब्रांच को ही क्या है आपके पास पावर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आप गुड सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सब स्टेट्स में आप नहीं कर सकते। ठीक है, पैन होना चाहिए। अच्छा, आपका ओके एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट, इसकी भी डिटेल दे देना कॉमन पोर्टल पे। एनरोलमेंट नंबर 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड भैया नो गुड शैल बी सप्लाइड थ्रू ईसीओ अनलेस यू हैव एनरोलमेंट नंबर। सिंपल। ईसीओ को क्या करना है? वेरी सिंपल, इंटरस्टेट सप्लाई करने नहीं देना है। टीसीएस इसका आप काटोगे नहीं, क्योंकि सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है भाई। टीसीएस काट के क्या है, सप्लायर के ई कैश लेजर में जाएगा है? अरे ई कैश लेजर होना चाहिए ना उसका, गाउठी नहीं काटोगे टीसीएस। कॉम्पो वाले में काटोगे क्योंकि वो है टैक्सेबल पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, तो जैसे ही टीसीएस काटोगे कॉम्पो वाले का, वो कॉम्पो वाले के ई कैश लेजर में आ जाएगा कि नहीं? नॉनसेंस। यस, ओके। एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी 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 सिंपल। ओके, जीएसटीआर रेट में आपको सब डिटेल्स फिल कर देनी है। ठीक है, तो यही है दोस्तों, और क्या है। और जो एनरोलमेंट नंबर वाला है आप उसी को अलाउ करेंगे और किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवोकेशन। रिवोकेशन में दोस्तों टाइम लिमिट चेंज हो गया एप्लीकेशन का, राइट? पहले 30 था, फिर 45 था। अब सिंपल सी बात है, सीधा बोल दिया भाई 90 डेज है प्लस एक्सटेंशन 180 डेज है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो उसी पे क्या है दोस्तों पूरा क्वेश्चन बनाया है भैया। उसने तो 40 डेज के अंदर ही कर दिया है, विद इन विच इज क्लियरली विद इन 90 डेज, एंड विच इज वाई माई डियर फ्रेंड्स सिंपल ये हो चुका है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का कंटेंशन गलत है, ये क्लियरली हो जाएगा, एंड ये हो चुका है और विद इन टाइम लिमिट ही हो चुका है। दैट्स इट। क्वेश्चन 4 की दोस्तों अगर बात करें तो रूल 10A के तहत आता है ये।
रूल 10A में माय डियर फ्रेंड्स इतना ही बोला है। पहले कुछ 45 डेज का टाइम लिमिट था फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, अब 30 डेज का टाइम लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी। और GSTR 1 जब आप फाइल करते हो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे 17/4 है दोस्तों डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, वहाँ से बेटा 30 डेज आपका आएगा 17/5/24, राइट। एंड दूसरा है ओके GSTR 1 11/6, तो 11/6 या फिर क्या है 17/6 विच एवर इज अर्लियर एंड विच इज वाई इट विल बी ओके सॉरी 17/5, ठीक है। 17/5 या 11/6, आई थिंक मैंने 17/6 बोल दिया था, 17/5 या फिर 11/6 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यही है, ओके होप दैट मेक सेंस, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक छोटा सा क्या क्वेश्चन है, तो एक नया एंगल ऐड हुआ है, वो एंगल मुझे बताना था। तो फिजिकल वेरिफिकेशन दोस्तों याद रखना आपको डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। बस एक कंप्लायंस क्या है वो प्रॉपर ऑफिसर पे डाल दिया है कि तू जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फोटोग्राफ्स तूने कलेक्ट किए वो तुझे 15 दिन के अंदर क्या है अपलोड कर देना है कॉमन पोर्टल पे। अभी 15 दिन क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर तूने बाद में किया है ओके आरसी ग्रांट होने के बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के 15 वर्किंग डेज के अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर तुझे अपलोड कर देना। तो यहाँ पे ये बंदे का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, ओके कब हुआ है दोस्तों, वेरी सिंपल 20th मई को, राइट। द प्रॉपर ऑफिसर डिसाइडेड दैट अ फिजिकल वेरिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड एंड कंडक्टेड द सेम ऑन 20th फरवरी, ठीक है। अब सिंपल सा केस है, यहां से आपको 15 दिन गिनना है, ठीक है। तो ये 15 दिन क्या आएगा बताओ। तो क्लियरली दोस्तों मई में 31 डेज है, 20 चले गए तो बचे 11 और क्या है 4, तो 4 जून तक आपको अपलोड कर देना है, ठीक है डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स शुरू करते हैं टीसीएस। टीसीएस में माय डियर फ्रेंड्स मैं स्पेसिफिकली ये 3 क्वेश्चंस इसीलिए करवाना चाहता हूँ बिकॉज ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है और इसमें आपका ईसीओ का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं वो समझा देता हूँ एंड देन आई विल टेक दिस, ओके। पहले एक चीज़ हमेशा समझना कि आज फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, एक ईसीओ है और एक रिसिपेंट है, ठीक है। देखो ईसीओ हमको 2 ही केस में याद आता है, सबसे पहले टीसीएस चैप्टर और दूसरा जो है माय डियर फ्रेंड्स 9(5). तो जैसे फॉर एग्जांपल ओके मैं होटल इंडस्ट्री का पार्ट लेता हूँ, तो लेट्स से ये होटल सप्लायर और एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इस केस में याद रखना ओके फॉर एग्जांपल 10,000 का होटल का बुकिंग होता है और जीएसटी का रेट है यहाँ पे 18%। तो एक चीज याद रखना, सिंस होटल इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, यहाँ पे ये सप्लाई 9(5) में कवर नहीं होगा, राइट, क्योंकि 9(5) में ईसीओ पे करता है, पर यहाँ पे कौन पे करेगा 9(1) के तहत सप्लायर। और जब सप्लायर टैक्स पे करता है ना, राइट, यानी ये 10,000 पे 18% टैक्स पे करेगा 1800, तो फिर ईसीओ जाग जाएगा कि यार मुझे भी टीसीएस काटना है इस पे, लाइट 10,000 पे 1%, समझा, क्योंकि टीसीएस भी किस पे काटा जाता है, नेट टैक्सेबल सप्लाईज पे, राइट। तो सप्लायर जब भरेगा जीएसटी तब ईसीओ काटेगा टीसीएस, सप्लायर जीएसटी ईसीओ टीसीएस, सप्लायर जीएसटी ईसीओ टीसीएस, ये याद रखना, ठीक है। लॉजिकल है क्योंकि यही टीसीएस का लुट के जब काटेगा जमा करेगा सप्लायर के ई कैश लेजर में जाएगा और यही सप्लायर वो ई कैश लेजर को यूज करके ये 18,000 की लाइबिलिटी 1800 की लाइबिलिटी पे कर देगा, ठीक है डन। ओके नेक्स्ट दोस्तों, पर अगर ऐसा सीन होता है ईसीओ है, सप्लायर है, रिसिपेंट है, राइट, तो ये सप्लायर जो है ओके वो डिसाइड करता है कि भैया मैं तो अभी अनरजिस्टर्ड ही हूँ, डिसाइड करता है वो क्या डिसाइड करेगा, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है बिकॉज उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेट्स से 10 लाख है और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख था,
ठीक है, और ये होटल वाले का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो फिर इसे केस में ओके वो 10,000 वाले ट्रांजैक्शन पे जो 18% टैक्स है वो ईसीओ पे करेगा अंडर 95। तो जब पूरे ट्रांजैक्शन पे पूरा जीएसटी ही पे कर रहा है कौन, ईसीओ, तो नहीं काटेगा वो टीसीएस। अरे नहीं काटेगा वो टीसीएस। अरे टीसीएस क्यों काटेगा वो? अरे टैक्स ही पूरे ट्रांजैक्शन पे वो दे रहा है गधे, राइट? सिंपल सी बात है। और इसीलिए क्या है, वो टीसीएस नहीं काटेगा, बिकॉज टीसीएस काट के क्या उखाड़ लेगा? सप्लायर तो है ही अनरजिस्टर्ड, उसके ई कैश लेजर में थोड़ी जमा होगा, उसका ई कैश लेजर ही नहीं है, अरे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, नॉनसेंस। समझा ये केस? तो यहाँ पे फिर सिर्फ ईसीओ ही क्या है, पे करेगा टैक्स, टीसीएस कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो पहले आप। ओके, दूसरा, जैसे मैंने बताया टीसीएस जो है वो 1% आप काटोगे नेट टैक्सेबल सप्लाईज। नेट टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आज दोस्तों अगर हम लोग क्विकली ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि सेल ऑफ गुड्स वर्थ 1,47,500 हैज बीन मेड, राइट, एंड the taxable value of 1,40,000 sold by A Limited to B Limited has been done। अच्छा, इसमें याद रखना सब ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन थ्रू ROL विच इज बेसिकली नथिंग बट अ ECO। ये ऐड कर देना, मेरे एंड से चूक हुई है, माय बैड। ओके, तो ROL एक ECO है और उसके थ्रू ही सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब बेचा गया तो सेल्स कितना हुआ? 1,47,500। नाउ दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी। समझा? और सेल्स रिटर्न में उन्होंने नॉमेनक्लेचर क्या यूज किया कि 1,40,000 हुआ है, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। तो दोस्तों जब टैक्सेबल वैल्यू होता है ना, उसका मतलब दैट अमाउंट इज एन अमाउंट ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड। सो दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट। तो अब मुझे क्या करना है? वेरी सिंपल, मुझे इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बना है तो 18% मुझे पता ही है, तो 18% निकाल दूंगा तो 1,25,000 आ जाएगा। अब सेल्स है 1,25,000, सेल्स रिटर्न है 1,40,000। तो क्लियरली दोस्तों मेरा नेट टैक्सेबल सप्लाईज क्या है? नील, बिकॉज यहाँ पे मेरा सेल्स रिटर्न इज मोर देन सेल्स डन, और इसीलिए यहाँ पे 1% जो है वो नहीं आएगा। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, बस इतनी सी बात करना चाहता था दोस्तों। ठीक है, कि नॉमेनक्लेचर पे जो खेला है मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बोल के गजब कर दिया है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम 21/10 to 30/10 by the way of transportation of passengers by motor vehicle by X Limited registered under GST, right, in Karnataka amounting to 5,50,000. It includes 1,50,000 against transportation services provided by Omnibus। तो यहाँ पे भी याद रख 1,50,000 ओमनीबस है। ओमनीबस का सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता है, कंपनी होता है, तो ओमनीबस ही पे करेगा 9(1) के तहत। वो केस 9(5) में कवर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 9(1) में सप्लायर पे करेगा जीएसटी तो टीसीएस काटेगा ईसीओ। तो 1,50,000 पे क्लियरली दोस्तों 1% टीसीएस कटेगा 1,500, और वही 1,50,000 पे 18% जीएसटी पे करेगा कौन? सप्लायर ऑफ ओमनीबस यानी एक्स लिमिटेड। और जो रिमेनिंग अमाउंट है दोस्तों 5.5 में से 1.5 चला गया तो बचा कितना? 4। वो 4 पे सिर्फ ओके पूरा 18% पे करेगा ईसीओ, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में हमेशा ईसीओ ही टैक्स पे करता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओमनीबस। ठीक है, डन। एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स इज मिस ज़ारा। तो मिस ज़ारा होटल बुक करती है दोस्तों ROL के थ्रू, राइट। ROL या MRL ले लो, यहाँ पे ECO का नाम MRL है। ठीक है, और होटल जो है दोस्तों वो रजिस्टर्ड है राजनिवास पैलेस। तो फिर सिंपल सी बात है, अगेन 1,50,000 पे होटल पे करेगा टैक्स, GST 18%। 1,50,000 पे जितने का सप्लाई दिया है, जितने का पेमेंट मिला उस पर नहीं, और वही 1,50,000 पे TCS भी क्या काटा जाएगा बाय MRL। सिंपल, डन।
Next. Question number 2 and question number 3 are very important because they are actually based on amendments, right? Amendment with respect to ONDC. तो दोस्तों ONDC is basically एग्रीगेटर ऑफ एग्रीगेटर्स, समझा, यानी ये यूपीआई ऑफ एग्रीगेटर्स है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटा सा क्या उदाहरण दूँ, यही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाओ। तो आज तृप्ति दिमरी एक बायर है, वो ओएनडीसी पे ऑर्डर प्लेस करती है, राइट, कि मुझे लेट्स से शूज़ चाहिए अमेजोन से, ठीक है। तो ये प्लेस करेगी ऑर्डर ओएनडीसी के साथ, जो बायर साइड ईसीओ है। क्यों बायर साइड ईसीओ? बिकॉज वो तो ओएनडीसी पे उसने लॉगिन किया है ना, और ऑर्डर भी ओएनडीसी से किया है उसने। परफेक्ट। फिर ओएनडीसी ये ओके जो मेन एग्रीगेटर है, ओके, जिसपे सेलर लिस्टेड है अमेजोन, उसको ये ऑर्डर क्या डायरेक्ट कर देता है, और अमेजोन ये ऑर्डर डायरेक्ट कर देता है एक्चुअल सप्लायर को, जो माल बेचेगा, जो है मिस्टर रणबीर, ठीक है। तो इस सिनेरियो में टीसीएस कौन काटेगा? तो सिंपल सी बात है, ओके, सप्लायर को पैसा किसने दिया? अमेजोन। अमेजोन ही काटेगा टीसीएस। तो लास्ट पर्सन जो सेलर को पैसा देगा उस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कार्टोफाई टीसीएस, राइट। तो यहाँ पे सेलर साइड ईसीओ काटेगा टीसीएस। बट दोस्तों अगर सेलर साइड ईसीओ और सेलर खुद एक ही व्यक्ति है, जैसे अमेजोन खुद अपने ही प्रोडक्ट्स, अमेजोन बेसिक्स अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचता है, तो जैसे और ही भाई अपने, उसने बेटा क्या किया है, सेल्फी स्टिक, ओके, लिया है अमेजोन बेसिक से, जो अमेजोन का ही ब्रांड है, जो अमेजोन ईसीओ पे ही बिकता है। तो यहाँ पे सेलर साइड ईसीओ और सेलर एक ही है। तो जैसे मैंने बताया, आप ये देखो कि सेलर को लास्ट पैसा किसने दिया है, तो भैया बायर साइड ईसीओ ने, तो फिर बायर साइड ईसीओ काटेगा टीसीएस, राइट। परफेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एग्जांपल दीजिए, क्या होगा? मिस बबीता, अरे पपीता नहीं बबीता, of Mumbai bought TV through ONDC app from Amazon, and Amazon directed order to Jethalal Pune for the same. The supply was amounting to 1 lakh. Who will deduct TCS? तो clearly Amazon, क्योंकि वो seller side ECU है। कितना काटेगा? 1% on 1 lakh, that is 1000. Okay, perfect. And since transaction is बेटा मुंबई और पुणे, तो CGST SGST 500। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मिस श्रद्धा है, वो ओएनडीसी पे जाती है और फिर ओएनडीसी के थ्रू दोस्तों अमेजोन से गुड्स खरीद रही है। तो यहाँ पे सप्लायर और सप्लायर साइड ईसीओ, सेलर साइड ईसीओ एक ही है, तो फिर जो बायर साइड ईसीओ है यानी कि ओएनडीसी, वही काटेगा टीसीएस, ठीक है। एक और इसके रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आरटीपी नवंबर 24 में भी है, वो भी मैं ले लेता हूँ। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑनेस्टली, ऐसे मत करो, जाओ जाके लिखो अभी क्वेश्चन के बाद। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 आरटीपी नवंबर 24, राइट। यहाँ पे क्लियरली बोला है जिग्नेश है दिल्ली का, वो बुक करता है अकोमोडेशन थ्रू एन ईसीओ जो है पीएमटीएल, राइट। और कौन सी होटल में बुकिंग करता है? ये पीआरएल में, ठीक है। और पीआरएल का टर्नओवर कितना है? 18 लाख का है, ठीक है। यहाँ पे ओके सिंपल सी बात है, पीआरएल रेजेस एन इनवॉइस ऑन 1 लाख, PMTL collects the payment from Jignesh after deducting its fees and other same charges, remits the same to PRL, राइट। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ओके अगर आप देखेंगे डायग्राम, तो ये जिग्नेश भाई है, ये अपने PMTL गए planmytrip.com, और फिर वो इंक्वायरी गई PRL को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा गया, और PRL है अपना होटल, जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे पूरा टैक्स कौन पे करेगा? 18% के हिसाब से पीएमटीएल, समझा। और 95 के तहत ये ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगा, और कोई टीसीएस यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स नहीं कटेगा, ठीक है। परफेक्ट। अब एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, यहाँ पे चेक करो। सपोज इन द अबव केस फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम, इफ पीआरएल इज सप्लाइंग अकोमोडेशन सर्विस, is also an ECO registered in UK, okay, as well as a regular taxpayer, as it has exceeded the threshold limit, and PMTL has an agreement with PRL for booking the
अकोमोडेशन एट द टाइम व्हेन जिग्नेश बुक द अकोमोडेशन, राइट। तो आज यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है जिग्नेश ने कांटेक्ट किया प्लान माई ओके ट्रिप लिमिटेड को, और प्लान माई ट्रिप ने पीआरएल को किया। अभी पीआरएल याद रखना होटल भी है एंड ईसीओ भी है खुद। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे ये सेलर भी है और ये सेलर साइड ईसीओ भी। और मैंने क्या बोला, सेलर को लास्ट पेमेंट किसने दिया, इसने। ये कौन है, बायर साइड ईसीओ। तो टीसीएस भी कौन काटेगा, बायर साइड ईसीओ, यानी कि पीएमटीएल काटेगा टीसीएस। समझू बेटा, समझू, यस ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सर्विस के रिलेशन था। जनरली मैं गुड्स के रिलेशन में देता हूँ, पर ये सर्विस के रिलेशन में था, तो आई थॉट इट विल बी अ गुड वेराइटी टू एक्सप्लोर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एग्जाम्शंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक एग्जाम्शन आया है विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आप अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस देते हो, राइट, फिर स्लम रिहेबिलिटेशन सर्विस है, फिर वाटर कंजर्वेंसी के रिलेशन में, सैनिटेशन के रिलेशन में आप सर्विस देते हो टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो आप एग्जेम्प्ट हो। सप्लायर कोई भी हो सकता है, रिसिपेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, राइट। तो सिंपल सी बात है, एमएससी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट। पब्लिक सेक्टर यूनिट टैक्सेबल। डीएमएफटी दोस्तों ये भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का तरह ही ट्रीट किया जाएगा। रिसेंट अमेंडमेंट है नवंबर 24 का, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसको भी आपको करना पड़ेगा एग्जेप्ट। ठीक है, डन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 2 की बात करें तो, मिस्टर डॉली सप्लाइंग सर्विस बाय द वे ऑफ मेंटेनिंग कम्युनिटी एसेट्स टू सीपीडब्ल्यू। These activities are mentioned in 11th and 12th schedule of Constitution of India under Article 243G and W. It makes composite supply by the way of horticulture where goods supplied is 20% of the value of composite supply. तो दोस्तों 20% है, right? And it's not exceeding 25%, तो ये exempt होगा। पर अगर ये 35% होता तो ये हो जाता है taxable। समझो, ओके, यस। नेक्स्ट इसरो दोस्तों अगर क्या है, प्रोवाइड कर रहा है सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस, एग्जेम्प्ट। अगर वही प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, इसरो नहीं कर रहा है, अदानी कर रहा है, तो भी एग्जेम्प्ट, क्योंकि अभी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस कोई भी दे सकता है। पहले सिर्फ इसरो दे सकता था, पर अब कोई भी दे सकता है। तेरे में ऑक्स है, तू दे, समझा, यस। मैकेंजी यूएसए प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल एसेट मैनेजमेंट सर्विस टू आरबीआई। दोस्तों ये एक ऐसा सर्विस है विच इज इन रिलेशन टू फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस, ओके। तो ये दोस्तों क्या है, हमको पहले एग्जेम्प्ट करवाया जाता था, पर अब ये टैक्सेबल हो गया है, याद रखना। ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों अगर बात करते हैं अपील्स एंड रिवीजन की, तो लेट मी टेक यू थ्रू दिस अमेजिंग टेबल। बहुत बढ़िया तरीके से बताया मैंने, सुनिए, मस्त बनाया टेबल, सुनना बराबर से, राइट। ये 2-3 पेज में क्या कवर होता है आपके मॉड्यूल में। तो यहाँ पे अपील है जो फाइल किया है बाय एन अग्रीव्ड पर्सन, राइट, और तभी उसको मिल जाता है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, इशू हो जाता है जैसे ही वो अपील फाइल करता है। अब अपील के साथ साथ उसको कॉमन पोर्टल पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर भी क्या है साथ साथ में अपलोड करना पड़ता है कॉमन पोर्टल। तो अगर वो कॉमन पोर्टल पे सक्सेसफुली वो ऑर्डर अपलोड कर देता है तो सिंपल सी बात है, डेट ऑफ फाइलिंग विल बी अपील दैट डेट व्हेन द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड, यस, यानी दिस डेट क्लियरली, ओके, जब मैंने अपील फाइल किया था। नेक्स्ट, अगर मैं ऑर्डर जो है ओके वो कॉमन पोर्टल पे फाइल फॉर सम रीजन नहीं कर पाता, राइट, तो फिर द अपीलेंट शैल सेल्फ सर्टिफाई द कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे सबमिट करना पड़ेगा क्या, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सेड ऑर्डर। ठीक है, यानी बेसिकली मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा ये चीज। एंड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी APL 01, राइट, अगर मैं वो कर देता हूँ, राइट, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द अपील बेसिकली, राइट, तो डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही आ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी आ जाएगा एज द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। तो डेट ऑफ फाइलिंग अपील में याद रखना, एक है इलेक्ट्रॉनिक, एक है मैनुअल। तो मैंने अपील तो फाइल कर दी, पर फॉर सम रीजन ओके
फॉर सम रीजन नहीं, पहला आप ले लो कि ऑर्डर आपने अपलोड कर दिया कॉमन पोर्टल पे, डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा एज द डेट ऑफ फाइलिंग अपील। पर फॉर सम रीजन कॉमन पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, तो फिर आप क्या करेंगे उस सिनेरियो में, सेल्फ सर्टिफाइड ऑर्डर सबमिट कर देंगे मैन्युअली। ठीक है, अगर आपने ये विद इन 7 days कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील, एज इन फ्रॉम द डेट ऑफ बेसिकली फाइलिंग जीएसटी APL 01 फॉर्म टू बी वेरी प्रिसाइज, तो फिर डेट ऑफ फाइलिंग अपील क्या हो जाएगा आपका, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाला डेट। और अगर 7 दिन के बाद किया है तो डेट ऑफ फाइलिंग अपील क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी, विच कॉपी, योर अपना सेल्फ सर्टिफाइड वाला कॉपी ऑर्डर। ठीक है, डन। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अमेंडमेंट की, राइट, कि किस केस में मैन्युअल फाइलिंग हो सकता है, राइट। तो 3 केस है। पहला, कमिश्नर्स नोटिफिकेशन, कमिश्नर हैज इशूड अ नोटिफिकेशन अलाउइंग मैन्युअल फाइलिंग। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑन कॉमन पोर्टल इफ द डिसीजन ऑर्डर, ओके, which the assessee wants to appeal is not available on the common portal. Are you getting it? Then he has to file the appeal manually, right? And the last is very simple process for manual filing. ठीक है, तो प्रोसेस पूरा क्या है बताया गया है, दैट्स इट। मेन इंपॉर्टेंट है 3 नहीं, आई एम सो सॉरी, 2 केस, एक कमिश्नर खुद नोटिफाई कर रहा है और दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑन कॉमन पोर्टल। ठीक है, दैट्स इट। तो यही अमेंडमेंट था और कुछ नहीं था, एंड पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया डेट ऑफ फाइलिंग अपील का। एंड इफ यू वांट, ओके, लेट मी जस्ट ऑल्सो गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द सेम, सो दैट आप अच्छे से क्या है इसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये MCQ में आया है तो अपील इज फाइल्ड एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ऑन 10th September. द टैक्स पेयर सबमिट्स द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड ऑन 15 September. तो आज दोस्तों क्लियरली 10 September जो है, ओके, को प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू हुआ है, ओके, एंड तो सिंपल सी बात है, विद इन 7 days माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म GST APL 01, बेसिकली अपील जब फाइल हुआ है, ओके, आप समझो आपने GST APL 01 फाइल किया हो, टू बी वेरी प्रिसाइज, तो वो और प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट एक ही दिन आया आपको, और आपने विद इन 7 days कर दिया है, राइट, बिकॉज क्लियरली 17 September के पहले कर दिया, 15 September को ही। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कब आया था, 10 September को, तो डेट ऑफ फाइलिंग अभी 10 September। ठीक है, पर अगर 7 दिन बाद होता है, लेट्स से 17 September के बाद यानी 25 September, तो फिर इस केस में, ओके, जिस दिन वो कॉपी सबमिट किया है दैट इज 25 September, वही आ जाएगा आपका डेट ऑफ फाइलिंग एंड अपील। ठीक है, परफेक्ट है। और लास्ट वाला ले लो, द अपील इज फाइल्ड एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ऑन 5th May एंड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन 10th May। तो ऑर्डर अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, बात खत्म, डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही आ जाएगा एज द डेट ऑफ फाइलिंग अपील 5th May, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन। And the last cases, my dear friends, with respect to demand and recovery, Rule 159(2), that is the rule that specifies procedure in relation to provisional attachment. तो दोस्तों कभी भी प्रोविजनल अटैचमेंट अगर होता है तो अमेंडमेंट ये आया था डिमांड एंड रिकवरी के अंदर कि भाई सिंपल सी बात है, आप मैक्सिमम वो जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैचमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको वो सीज हो जाएगा रादर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, या फिर ऑन द रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ कमिश्नर। तो पहले ये नहीं था, पहले ये वाला लाइन नहीं था, समझा, दूसरा वाला था पर पहला वाला नहीं था। तो इसमें से दोनों में से जो भी इवेंट आया, जो भी विच एवर इज अर्लियर है वो ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि मालिया है दोस्तों, उसके केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू अलेजेड जीएसटी इवेजन का, कमिश्नर ने इशू किया है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑन 1 August, द कमिश्नर प्रोवाइडेड रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑन 1 July। वो 2023 था और ये 2024 है, तो रिटन इंस्ट्रक्शंस 1 July 2024, ये एक डेट ले लूंगा, दूसरा ले लूंगा 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ
प्रोविजनल अटैचमेंट, यानी कि 1 अगस्त माय डियर फ्रेंड्स 2024, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर डेट कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? 1 जुलाई। तो वही हो जाएगा आपका डेट जब सीज हो जाएगा आपका प्रोविजनल अटैचमेंट। तो दोस्तों इस तरह से ब्यूटीफुली क्या है सब एग्जाम्पल्स ओके कंप्लीट करता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द अमेंडमेंट्स इन जीएसटी, एंड आई होप दिस मेक्स अ डिफरेंस एंड it really helps you understand in detail that how can questions be asked in the November 24 CA final IDT paper. If you genuinely like the video and if you want more such videos, right, which I have planned, especially the next one is with respect to mixed bag Q&A, जो 15 मार्क का Q&A होता है ना, अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मिक्स्ड बैग, यस, एंड आई वुड कम अप विद द सीरीज जहाँ पे आपको बहुत आसानी से क्या है मैं हेल्प करूँगा कि कैसे ये 15 मार्क के क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड किया जाता है। उसकी भी कोई स्ट्रैटेजी है, कोई तरीका है जहाँ पे आप कम टाइम में ज़्यादा एडजस्टमेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इन दैट 15 मार्क्स। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, adios amigos, hasta la vista. Please subscribe, like and share this video to friends that you think will make a difference.